Hello everyone, welcome to the next video of mine. In today's lecture, we are going to learn about the scope of supply in GST part 2. हम पार्ट 1 देख चुके हैं, उसमें मैंने आपको स्कोप ऑफ सप्लाई क्या होता है और उसमें 3 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, 2 एंड 3. हम शेड्यूल 1 पार्ट 1 में देख चुके हैं, पार्ट 1 वीडियो में. आज के वीडियो में हम देखेंगे शेड्यूल 2 एंड 3. ओके आज के जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो एज ए स्टूडेंट लेवल मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि एसेंशियल्स मतलब कि एज ए स्टूडेंट आप कैसे पहचानोगे कि ये सप्लाई है इन जीएसटी. मतलब कि जो भी पैरामीटर फर्स्ट वीडियो में मैंने बात किए थे उसको मैंने इस वीडियो में एकदम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है और थोड़ा शॉर्ट भी रखा है कि ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए. और उसके बाद में हम देखेंगे शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 के बारे में. लेट अस सी एसेंशियल्स ऑफ सप्लाई. एज ए स्टूडेंट आप कैसे पहचानोगे कि ये सप्लाई है कि नहीं है. सी किसी भी चीज़ को सप्लाई होने के लिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा. सबसे पहले कि या तो गुड्स होनी चाहिए, या तो सर्विस होनी चाहिए, या तो दोनों होनी चाहिए. सेकंड पॉइंट जो हमको सप्लाई होने के लिए चाहिए वो है कंसिडरेशन. मतलब कि बदले में कुछ देना. जरूरी नहीं है कैश के रूप में हो, काइंड में भी हो सकता है, बटर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो कंसिडरेशन होना चाहिए. और तीसरी जो सप्लाई के लिए जीएसटी में पॉइंट चाहिए वो है कोर्स ऑफ बिजनेस. मतलब कि या तो बिजनेस के लिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए वो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए. नेक्स्ट होना चाहिए टैक्सेबल सप्लाई हो. मतलब कि भले गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो या दोनों ही हो, वो क्या हो, टैक्सेबल हो. इसका मतलब कि जीएसटी में बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं जो नॉन टैक्सेबल हैं. तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है हम नेक्स्ट किसी वीडियो में पढ़ेंगे. पर आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए और टैक्सेबल पर्सन से. मतलब कि ये जब पांचों ही चीजें होती हैं तो ही वो हमारी क्या होती है, आप पहचानोगे कि ये सप्लाई है. और अगर सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा. अब गुड्स किसे कहते हैं, ये गुड्स का डेफिनेशन है. जरा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कुछ डेफिनेशंस भी आपको पूछे जाते हैं. तो गुड्स का डेफिनेशन क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब कि जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सब गुड्स में आ जाते हैं. और सब एक्शनेबल क्लेम. व्हाट मतलब एक्शनेबल क्लेम, मतलब कि जिसके बिहाफ पे हम क्लेम एक्शन कर सकें, मतलब क्लेम कर सकें. मैं आपको यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल दूंगी. समझ लिए ए पर्सन ने बी पर्सन से 25 लाख लिए हैं और वो बी पर्सन ने ए के पास में कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं दी गई है. तो जो ए पर्सन है वो अपना क्लेम जाके उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है क्योंकि उसके पास में कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं है. पर यही अगर इसी सेम ट्रांजेक्शन में अगर ए ने बी को 25 लाख दिए हैं और बी ने ए को कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखी है तो वो एक्शनेबल क्लेम में नहीं आता है. ये बस ध्यान रखिएगा. तो ये दोनों गुड्स में आते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं गुड्स में क्या क्या नहीं आता है. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट डू मीन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई. उस लैंड में से जो बेनिफिट आपको अराइज होता है या जो भी चीज लैंड से अटैच है वो हमारे गुड्स में नहीं आता है. वापस से ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है एक्सक्लूडेड. मतलब कि वो गुड्स में नहीं आता है. नेक्स्ट मनी, जो भी पैसा रहता है, कैश में हो, फॉरेन करेंसी हो, चेक हो, वो जितने भी मैंने अभी 3-4 नाम एग्जाम्पल दिए ये सब भी हमारे गुड्स में नहीं आते हैं, एक्सक्लूड किए जाते हैं. जरा ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे. सो एक और अमाउंट है जो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता है, उससे गुड्स नहीं माना जाएगा. गुड्स नहीं तो सप्लाई नहीं, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं. सिक्योरिटीज, मतलब कि जो भी हम शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं, जो भी हमारी सिक्योरिटीज रहती हैं वो भी हमारे गुड्स के लूप से बाहर है. तो ये जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस स्लाइड में दोनों ही मैंने लिखे हैं, क्या क्या गुड्स हैं और क्या क्या गुड्स नहीं हैं. राइट. इसके बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स. एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स, मतलब कि आप दुकान पे गए,
वहां पे जाके अगर आपने कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आपने लैपटॉप खरीदा और आपको वो उसका पेमेंट किया और वो लैपटॉप उस दिन से लेके आपका हो गया, तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल है। तो वो हमारा गुड्स का एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल है ट्रांसफर ऑफ टाइटल अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अभी ट्रांजेक्शन आपके और मेरे बीच में हो चुकी है, लेकिन जो गुड्स है या जो मुझे आपको सप्लाई करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में सप्लाई करूंगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जो जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो भी हमारी क्या मानी जाएंगी, गुड्स मानी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब सर्विस आप लोग कैसे पहचानोगे एज ए स्टूडेंट। सर्विस का डेफिनेशन पहले सुन लीजिए कि सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। मतलब कि गुड्स, मनी और जो सिक्योरिटी है वो इन तीनों को छोड़ के बाकी जो भी है वो हमारे क्या है, सर्विस है, राइट। सो अब सर्विस में इंक्लूड क्या है, पैसा सर्विस नहीं है, लेकिन अगर पैसे को हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब कि मेरे पास में 5 लाख है और मैं वो किसी को उधार दे रही हूँ और उससे मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो मैं मनी का यूज कर रही हूँ, तो वो सब सर्विस मानी जाएगी। सेम थिंग अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, कैश को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और मोड में, तो वो भी हमारी क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। वन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और सेपरेट कंसिडरेशन चार्जेस जो लगाते हैं हम लोग, चार्ज करते हैं हम लोग, तो वो भी हमारी क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, इतनी देर से मैं बात कर रही हूँ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होता क्या है, कंसिडरेशन मतलब चीज लो, पैसे दो, मनी के रूप में दे दो, एक ये होता है। सेकंड होता है कि आप सामने वाले से कोई चीज ले लो और उसके बदले में आप उसको अपनी सर्विस दे दो या अपना दूसरी गुड्स दे दो, तो ये हो गया काइंड एक्ट, राइट। तो कैश में दो, काइंड एक्ट में दो, एक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल, मतलब कि आपको चुप रहने के लिए समझ लीजिए आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं और मेरी कंपनी का कुछ आपको बहुत इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना प्रोसेस पता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ये प्रोसेस किसी और को बताएं, तो आपको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए जो मैं देती हूँ वो भी हमारा क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। मतलब किसी को कुछ करने या कुछ न करने के लिए जो भी दिया जाता है वो भी हमारा क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो सब्सिडरी क्या होता है, कंसेशन या टैक्स में थोड़ी सी छूट या थोड़ी सी मदद गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलती है वो कंसिडरेशन में नहीं माना जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी होगी बच्चा यहाँ पे, सप्लायर्स को, मतलब कि ये जो सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से किसको मिले, सप्लायर को मिले, तो ही वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दूं। समझ लीजिए एक शुगर फैक्ट्री है और उसको शुगर बनाने के लिए 100 रुपीज का खर्चा होता है, और गवर्नमेंट यही चाहती है कि हमारे कंट्री में शुगर सबसे ज्यादा बने, तो हमारी गवर्नमेंट वो सप्लायर उस मैन्युफैक्चरर को 30 रुपीज अपनी तरफ से सब्सिडी देती है कि ये ले 30 रुपीज हमारी तरफ से हैं और 70 रुपीज का तू खर्चा कर और ये शुगर पूरे इंडिया में एज वेल एज आउटसाइड भी इंडिया सप्लाई कर। तो ये जो 30 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से मिला ताकि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, तो इसके लिए ये जो सब्सिडी मिली, ये जो पैसा 30 रुपीज मिला हो, ये सप्लायर को मिला, तो जो सप्लायर को मिलता है वो सब्सिडी माना जाता है। एक और मैं एग्जांपल दूंगी जिसमें ये सब्सिडी कंसीडरेशन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, नॉट इंक्लूडेड मैं की बात कर रही हूँ, पर अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है आजकल पेटीएम यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, तेज यूज कर रहे हैं पेमेंट के लिए, राइट। तो उस समय हम लोग जितना भी पेमेंट करते हैं, समझ लीजिए आप पेमेंट कर रहे हो 1000 रुपया और उसमें से 50 रुपीज आपको कैशबैक आता है, तो ये जो 50 रुपीज आपको कैशबैक आता है तो वो ये सब्सिडी नहीं मानी जाएगी।
क्योंकि ये आपको रेसिपेंट को मिला, सप्लायर को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे हमको कंडीशन क्या चाहिए, सप्लायर को मिलना चाहिए। और यहाँ पे जब पेटीएम और ये सब यूज करते हैं, जो हमको कैशबैक मिलता है वो रेसिपेंट को मिलता है, तो वो हमारी सब्सिडरी नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस क्या होता है? अब बिजनेस सबको पता है, फिर भी मैंने यहाँ पे सामने दिए हैं, ये जितने भी मैंने आगे डेफिनेशन दिए हैं घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी तरह का ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोफेशनल हो, वोकेशनल हो, वो सब हमारे बिजनेस में आ जाता है। भले वो कोर बिजनेस हो या एसिलरी एक्टिविटीज हो। कोर बिजनेस मतलब मेन बिजनेस, और एसिलरी एक्टिविटीज मतलब क्या, उससे साथ साथ में, मतलब कि जैसे बैंक में आप जाते हो तो आपको इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी मिलती है और म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी मिलती है। तो बैंक में जाते हो तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ये बैंक का कोर बिजनेस है, लेकिन इंश्योरेंस देना, म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी देना, ये उसकी एसिलरी बिजनेस है, तो वो भी हमारे बिजनेस में आ जाता है। ये बिजनेस जो है, इसका बिजनेस बहुत बड़ा हो, छोटा हो, हर हफ्ते करता हो, हर रोज करता हो, कभी कभी करता हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सब कुछ बिजनेस में बिजनेस ही माना जाएगा। और बिजनेस में आता है जो कैपिटल, गुड्स, असेट्स और सर्विसेज इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट और द क्लोजर ऑफ द बिजनेस के लिए जो अक्वायर की जाती है, वो भी हम लोग अक्वाइजेशन की जाती है, वो भी हम लोग क्या मानेंगे, सेम माना जाएगा। क्लब, association, society, etc. and their activities, admission fees, service provided as a holder of an office by a race club, ये सब हमारी क्या मानी जाएंगी, बिजनेस माना जाएगा। ये जितनी भी हमने एक्टिविटीज अभी तक देखी हैं, ये सब हमारी क्या है, बिजनेस माना जाएगा। सेम थिंग जो एक्टिविटीज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज करती हैं, वो भी किसकी डेफिनेशन के स्कोप में आ जाता है, वो भी बिजनेस के स्कोप में आ जाता है। अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये क्या होता है? बिजनेस तो समझा, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब ड्यूरिंग द एक्ट of or in continuation of carrying out the such act in the future. So anything done in relation to the business while carrying out the business or simply a revenue generating ordinary activity of that organization and concern। मतलब कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, पर उसके साथ साथ में ये जो एक्टिविटी है वो करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो करोगे तो ही बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। ये पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पे 1 से 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगी। सबसे पहले जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ स्क्रैप का, मतलब कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए। गारमेंट की कोई कंपनी है, रेमंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। तो रेमंड की एक कंपनी है और वो लोग आपको मालूम है क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जब भी वो क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते समय, तो उनका जब भी वो लोग पैकिंग करते हैं या बनाते हैं, तो 1-2 मीटर ज़्यादा बन जाता है। तो वो 1-2 मीटर साइड रख के वो उस जितना भी एक्स्ट्रा बनता है, 1/2 मीटर, 1 मीटर, तो वो उसको सेल करते हैं, तो वो उसको स्क्रैप करते हैं। तो ये उनका क्या माना जाएगा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये से 1 पीस, छोटे छोटे से पीस वो रख के नहीं आगे बढ़ सकते हैं। सेम थिंग आई वुड लाइक टू गिव यू द अनदर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल। जब हम कोकोनट ऑयल में से कोकोनट में से कोकोनट ऑयल निकालते हैं, तो उस समय जो रॉ कोकोनट बच जाता है, तो वो हम ये जो भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ये सेल करती हैं स्वीट मर्चेंट को। तो ये उनका क्या है, स्क्रैप है। तो this, if they will not sell this scrap, they will be not able to do the properly business, right? So these are the example of furtherance of the business। ये business activity को smooth करने के लिए helpful होता है, right? Okay, student, now we turn our talks toward the schedule number 2। See, schedule number आगे 2 बढ़ने से पहले मैं आपको वो एक बार वापस से रिपीट करा दूं। schedule number 1 हमने देखा था, उसमें हमने देखा था, जरा 3 वर्ड सुन लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं। schedule number 1 की मैं बात कर रही हूँ। schedule 1 में हमने देखा था डीम्ड सप्लाई, मतलब कि ऐसी सप्लाई जो हुई है विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसको क्या माना जाएगा, डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। और उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में
पारस करके एक वर्ड बताया था। जिन लोगों ने भी प्लीज वो वीडियो नहीं देखा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप ये वीडियो 1 और 2 देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि स्कोप ऑफ सप्लाई इन जीएसटी का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, और आपको एग्जाम में किसी तरह के भी अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आप कर लिख पाओगे। सो लेट अस मूव अवर टॉक्स टुवर्ड्स शेड्यूल नंबर 2। ये शेड्यूल नंबर 2 उसको साथ में रीड किया जाता है सेक्शन 7 1 कैपिटल ए। शेड्यूल 2 जो है, शेड्यूल 2 में क्या लिखा है, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब कि शेड्यूल नंबर 2 में जो भी बड़ी लिस्ट दी गई है उसको आपको सप्लाई ही मानना है, मतलब कि उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही। या तो मैं इसको दूसरा नाम आपको मैं बताऊं, पॉजिटिव लिस्ट। ओके, एक वर्ड याद रखिए, पॉजिटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इस शेड्यूल में 3 बातों को ही डील किया गया है। एक तो लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर कंसिडर्ड एज अ सप्लाई एंड टैक्सेबल, मतलब कि बहुत बड़ी लिस्ट है और उस लिस्ट में सारी वो ट्रांजेक्शन दी गई हैं जो क्या मानी जाएंगी, सप्लाई मानी जाएंगी, और उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, राइट। और दूसरी चीज जो शेड्यूल 2 में डील की गई है कि क्या गुड्स हैं, और तीसरी है क्या सर्विसेज है। मतलब कि आपको न सिर्फ लिस्ट देखनी है पर उसको गुड्स क्या है और सर्विस क्या है वो भी देखनी है। डोंट टेक टेंशन, मैं आपको कोई बड़ी लिस्ट नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगी। लेट अस सी क्या है। आपको स्टूडेंट 2 ही बातें ध्यान रखनी है। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हो और उसमें एक्टिविटी क्या हुई है, टेंजेबल, राइट। टेंजेबल और इंटेंजेबल मैं जानती हूँ आप जानते होंगे। तो अगर कोई भी सप्लाई टेंजेबल हुई है तो वो हमारी क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, राइट। सेम थिंग अगर कोई यू नो एक्सचेंज हुआ है इंटेंजेबल, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं। अगर मैं शॉप में गई, कार परचेज किया, तो मेरे को टेंजेबल चीज दिखाई दी, राइट, तो वो हमारी क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, राइट। अगर मैं बैंक में गई और वहां से पैसे निकाले या डिपॉजिट किए तो वहां पे कोई भी मुझे टेंजेबल चीज नहीं मिली, तो वो हमारी क्या है, सर्विस है। ये आप पूरे शेड्यूल नंबर 2 में इतना बड़ा लिस्ट है, आप सिर्फ ये ट्रिक लगाइए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये गुड्स है कि सर्विस है। और एक आपको एक और शॉर्टकट में बताना चाहूंगी, जरा देख लीजिए। जितनी भी बड़ी लिस्ट दी गई है शेड्यूल नंबर 2 में, मतलब कि मैं बात कर रही हूँ फुल लिस्ट, राइट। जो भी फुल लिस्ट हमको दी गई है, अगर उसमें से हम लोग नेगेटिव लिस्ट, मतलब कि नेगेटिव लिस्ट का क्या मीनिंग है आगे चल के इसी वीडियो में आप देखने वाले शेड्यूल 3 के। नेगेटिव लिस्ट मतलब क्या, जो सप्लाई नहीं है, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर फुल लिस्ट में से नेगेटिव लिस्ट निकाल दें तो बाकी का क्या बच जाएगा हमारे पास में, जो टैक्सेबल है। यहाँ इन शॉर्ट स्टूडेंट मैं आपको एक बात बोल दूं, अगर आप नेगेटिव लिस्ट याद कर लेते हो, राइट, तो वो 5 चीजों को छोड़ के बाकी सब हमारा क्या है, टैक्सेबल है। सी समझ लीजिए, एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अगर फुल लिस्ट आपकी 200 की है और आपकी नेगेटिव लिस्ट जो है वो 7 की है, तो आप अगर 200 में से सिर्फ 7 याद रखेंगे कि ये इसके ऊपर सब टैक्स नहीं लगेगा, राइट, तो ये 7 निकाल के बाकी जितनी भी होंगी उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये जितनी भी होंगी उतनी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नेगेटिव लिस्ट के जो 7 अमाउंट्स दिए गए हैं, अगर आप उसको याद करते हो तो उसको छोड़ के बाकी सबके ऊपर टैक्स लगेगी। पर वो गुड्स है कि सर्विस है, वो समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि वो टेंजेबल है कि वो इंटेंजेबल है। और जो भी शेड्यूल नंबर 2 की इतनी बड़ी लिस्ट दी गई है, उसकी मेन हेडिंग जरा आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले जो उसकी मेन हेडिंग है ट्रांसफर, मतलब कि कुछ ना कुछ एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है, एक आदमी से दूसरी आदमी की तरफ ट्रांसफर हुआ है। सेकंड क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग की सर्विस आपने यूज की है, मतलब कि भाड़े पे
लीज पे, लाइसेंस पे, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग लिया है तो वो भी हमारा सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लगेगा। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, नेक्स्ट इज कंपोज सप्लाई। एक एक बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रांसफर मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मतलब कि एक आदमी दूसरे आदमी को चीज सेल करता है और पेमेंट लेता है और वो चीज उसकी हो जाती है, तो उसका टाइटल ऑफ ट्रांसफर हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग की मैंने पहले ही बात बताया कि लैंड एंड बिल्डिंग सेल एंड परचेस की बात नहीं कर रहे हम लोग, जब वो भाड़े पे देते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, शेड्यूल नंबर 2 में आता है, उसका यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट। मनी का जैसे मैंने बताया यूज, वैसे लैंड एंड बिल्डिंग का जब हम लोग सिर्फ यूज करने के लिए देते हैं पर टाइटल नहीं देते हैं तो वो रेंट मिलना और ये सब हमारा क्या हो जाता है, सप्लाई मानी जाती है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेस, मतलब कि जिसमें जॉब वर्क का एग्जांपल मैं दूं, अगर मैंने किसी को ये एक काम खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो वो हमारे क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, अगर बिजनेस की कोई भी असेट आप ट्रांसफर कर रहे हो, कंसिडरेशन से करो या विदाउट कंसिडरेशन से करो, दोनों ही केस में ये सप्लाई मानी जाएगी और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस में आपको मालूम है बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब हमें क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस देती हैं। और लास्ट वन इज अ कंपोस्ट सप्लाई। कंपोस्ट सप्लाई में आपको एग्जांपल दूंगी वर्क कॉन्ट्रैक्ट का। आपको मालूम है एक कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो सब कुछ बनाएगा, आई मीन टू से डोर्स भी बनाएगा, फ्लोर्स भी बनाएगा, तो ये हमारे क्या है, कंपोस्ट सप्लाई है। इन शॉर्ट स्टूडेंट, इन्हीं 6 के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि 200 आइटम्स हैं, तो वो सब इसके अंदर ही दिए गए हैं और उसमें दिस इज अ मिक्स, इनके अंदर मिक्स है, गुड्स भी हैं और सर्विस भी हैं। पहचानोगे कैसे, मैंने ट्रिक बता दिया है आपको। आगे हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शेड्यूल नंबर 3 देखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, जो शेड्यूल नंबर 3 है वो सेक्शन 7(2) में इसको साथ में रीड किया जाता है। लेट अस सी शेड्यूल नंबर 3 में क्या है। और मुझे पता है ये सीखने के लिए आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि मालूम है आपको अगर आपने ये शेड्यूल 3 याद कर लिया तो शेड्यूल 2 के बड़ी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। तो जरा देख लेते हैं शेड्यूल नंबर 3 में क्या दिया है। शेड्यूल नंबर 3 में दिया है कि एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन विच शैल नॉट बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब इसके अंदर जितनी भी अमाउंट्स दिए गए हैं ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई। नेगेटिव ऑफ लिस्ट ऑफ सप्लाई मतलब नो जीएसटी, मतलब इफ नो सप्लाई नो जीएसटी। तो अब देखते हैं कि इस शेड्यूल नंबर 3 में क्या क्या आता है। अगर ये याद पड़ गया तो शेड्यूल नंबर 2 इजी हो जाएगा मेरी ट्रिक से। एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल नंबर 3, सबसे पहले जो है वो है फ्यूनरल, मतलब कि अगर किसी भी आदमी की डेथ हो जाती है और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी की जाती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये हमारी पहला आइटम है नेगेटिव लिस्ट का। सेकंड, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ड है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। वो हमारा क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप भाड़े पे देते हो, लीज पे देते हो, तो वो शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा, मतलब सप्लाई हो जाएगी। लेकिन सेल के ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग की सेल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये सेकेंड अमाउंट हो गया। थर्ड अमाउंट आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, मतलब जिस भी आदमी को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है और अगर वो उस जो भी उसको काम दिया गया है और वो जो भी काम जो सर्विस दे रहा है वो शेड्यूल नंबर 3 में आएगा, मतलब नेगेटिव लिस्ट, मतलब वो उसके ऊपर उसको टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज एक्शनेबल क्लेम। जो भी एक्शनेबल क्लेम है उसके ऊपर भी नेगेटिव लिस्ट में आता है और उसके ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं लगती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वन इज सर्विस बाय द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। जो भी कोर्ट, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट और जो ट्रिब्यूनल है, वो जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो भी हमारे नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी में आता है, तो वो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है।
एक मिनट याद रखिएगा, एक्शनेबल क्लेम जो है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, सिवाय जरा ध्यान दीजिए अगर किसी की लॉटरी निकलती है राइट, या गैम्बलिंग के लिए या बिट करते हैं, तो इसमें से अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो शेड्यूल नंबर 3 में कवर नहीं है। मतलब कि ये मतलब लॉटरी गैम्बलिंग एंड बिटिंग, दैट इज LGPD इज नॉट कमिंग अंडर द नेगेटिव लिस्ट। जरा ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 3 चीजें नेगेटिव लिस्ट में नहीं आती हैं। इस तरीके से स्टूडेंट हमने आज के वीडियो में देखा कि हम मतलब कि जो भी सप्लाई है उसको हम पहचानेंगे कैसे, उसका गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, बिजनेस क्या है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है, और उसके सिवाय हमने बात किया कंसिडरेशन क्या होता है, और हमने देखा शेड्यूल नंबर 2 में क्या क्या आती हैं। मैंने बताया आपको शेड्यूल नंबर 2 में सिर्फ 3 चीज़ें ही कंसिडर की जाती हैं। एक तो बहुत बड़ी लिस्ट है, जो भी लिस्ट दी गई है वो जीएसटी उसके ऊपर लगता है राइट। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, आपको सेग्रीगेट करना है, गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। तीसरा मैंने आपको बताया कि गुड्स को अलग करना है और सर्विस को अलग करना है। तो ये दिया था शेड्यूल नंबर 2 में। और शेड्यूल नंबर 2 की लिस्ट बहुत बड़ी है, तो उसको याद करने के लिए मैंने आपको हेडिंग्स बताई थी। और अगर शेड्यूल जितनी भी बड़ी लिस्ट है उसमें से अगर हम लिस्ट नेगेटिव लिस्ट निकाल देंगे तो बाकी की जितनी भी है वो हमारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। और लास्ट में हमने बात किया नेगेटिव लिस्ट, दैट इज शेड्यूल नंबर 3। और शेड्यूल नंबर 3 के मैंने आपको सबको ही अमाउंट्स बताए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।